challenges faced by यूनिफॉर्म कंट्री? क्या क्या challenges यूनिफॉर्म कंट्री फेस करते हैं? ठीक है, सबसे पहले मास माइग्रेशन। कोई भी कंट्री जब न्यू बनती है तो उसमें बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे बहुत बड़ी तादाद में जो है माइग्रेशन होती है, लोग माइग्रेट करके इधर से उधर जा रहे हैं। तो उसकी रीजंस क्या होते हैं? पॉलिटिकल बाउंड्रीज रीजन होता है, ठीक है, सेफ्टी होती है, लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, और उनको डर होता है कि अगर वो पुराने वाले को रहेंगे तो उनको पूरा ना हो, तो उसके लिए वो माइग्रेट करते हैं। ठीक है, इसके इफेक्ट क्या क्या होता है? बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड रेफ्यूजी कैंप्स बन जाते हैं, जिस तरह के अभी जो हालात चल रहे हैं आपको देख रहे हैं, उसमें कितने क्राउडेड रेफ्यूजीज कैंप है। ठीक है, फिर शॉर्टेज ऑफ फूड एंड शेल्टर हो जाता है, बेसिक सर्विसेज नहीं मिलती लोगों को, बहुत इसकी शॉर्टेज हो जाती है। फिर है सोशल टेंशन बिटवीन लोकल्स एंड इमिग्रेंट्स। और इसकी एग्जांपल है इंडिया, 1947 partition, over 40 million people migrated between India and Pakistan। जैसे जब इंडिया पाकिस्तान में जंग हुई थी तब जो हालात है वो हम सबको पता है, तो बहुत अधिक मास इमिग्रेशन माइग्रेशन है। सेकंड जो चैलेंजेस है वो है कम्युनल वायलेंस। जब भी कोई न्यू फॉर्म कंट्री बनती है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस, कभी कोई वार होती है दो कंट्रीज के बीच में, तो बहुत ज्यादा ही मर्डर होता है, वायलेंस होता है। ठीक है, बिटवीन रिलीजियस एथनिक एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ठीक है, अच्छा तो कॉज क्या क्या होता है कि बहुत पुरानी आ जाओ आपसी हो गया तुम्हारा पार्ट। अनुषा मेरा भी हो गया होगा अब तक। यार समझाओ ना। After independence and separation, any country को एक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन राइट करने पड़ते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना पड़ता है, और डाइवर्स लोग को राइट करना पड़ता है नेशनल आइडेंटिटी। इकोनॉमिक एंड सोशल, एक यूनिफॉर्म कंट्री इकोनॉमिक और सोशल इक्विटी फेस करती है, इसमें से फैक्ट्रीज नीडी क्लोज और नीडी स्पीड फेस करती है, करेंसी चेंज होती है, रिप्लेसमेंट हो जाती है, टीम क्रिएशन हो जाती है, ट्रेड रूल्स और जॉब जो है खत्म हो जाती है, सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हाउसिंग आर अंडर स्ट्रेन। ये सब एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग को बहुत दबाव में आ जाती है इन सब वजह से यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन से क्या निकलता है? एक न्यू कंट्री, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कम्युनल वायलेंस, मास इमिग्रेशन और एस्टैब्लिशमेंट बहुत सारे। तो इसमें जो है गवर्नमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सेफ्टी रूल होने चाहिए और लीडरशिप होनी चाहिए।
आपके लिए थोड़ा सा ना कि आप देखें तो समझ आ जाए। लिख के देकर जाओ ना, ऐसे कैसे मुझे याद रहेगा। हाँ ना, लिख के देकर जाओ। तो सर जो हमारे घर में मशर है ना, उनका मैसेज आया था कि उनको फोन वॉइस में गई हुई है, जिसकी वजह से वो आ नहीं सकती। चलो वो उसमें तो नहीं आ रही ना, उसके 8 एब्सेंट तो नहीं आ रही ना टोटल। कहने देख लें, अगर ये मसला है तो बताएं, मैं फिर लगा देता हूँ। हाँ जी, किस नाम कहाँ पे भेजिए? देखो आ जाओ भाई, देखो कहाँ पर है। देखो ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही मैसेज आए मैं अभी। ये हो गए डाउनलोड, आप आइए, आप ही आ जाए। ये है ना फुल स्क्रीन, किससे बताया था? फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन। सर उसको माउस से डबल क्लिक करें। ये अच्छा, बस सही है, आ जाओ। पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन ऐसे हुई थी वो जगह अलग-अलग मतलब पार्टीशन हुई थी। अबे भाई कैसे होगा? जिसमें ब्रिटिश आर्मी भी शामिल थी, ब्रिटिश नेवी भी शामिल थी। पार्टीशन के दौरान पार्टीशन के दौरान बहुत चीजें की जांच की गई है, जिसमें पाकिस्तान को बंगाल भी मिला था। इतने के माशाल्लाह। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है वो गवर्नमेंट, वो इदारा जो खुद से अपने पॉलिटिकल व्यूज पर काम करता है किसी और 1857 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश थी, वो रूल कर रही, ठीक है। और इसके अंदर एक नई चीज थी सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को इतनी ज्यादा चीजों का सामना करना पड़ा बैकलैश का कि उसने वायलेंस क्रिएट करा सिख, हिंदू और मुस्लिम से लड़ने में। और उसके बाद इंडिया नाबूद हो गई, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसको थोड़ा बैकलैश का सामना करना पड़ा, तो उसको अपनी गवर्नमेंट पास ऑन करनी पड़ी। किसके पास पास ऑन करनी पड़ी? क्राउन के पास। क्राउन कौन था? कोई एलिजाबेथ और यूके ब्रिटिश का गवर्नमेंट जो था, उसको उनको पास करनी पड़ी। 1959 में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट उनको पास करी और 1945 के अंदर न्यू ब्रिटिश इलेक्टेड हुई, न्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाई गई। और उसको बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि इंडिया के जो मेन पॉलिटिकल व्यूज के जरिए इंडिया को वजूद में लाया जाए, जिसमें इंडिया में अमन और अमान कायम किया जाए। पार्टीशन कौन सी जरूरत है दोनों के साथ? पार्टीशन और लॉ एंड ऑर्डर। पार्टीशन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, दो कौमों के दरमियान जो कि इंडिया और पाकिस्तान है। और उसके अंदर जो है वो माउंटबेटन ने डिक्लेयर कर दिया था कि 15 अगस्त 1947 में इंडिया आजाद कर दी जाएगी और ऑफिशियली 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी आजाद कर दिया जाएगा। और इसके अंदर जो है 2 जून 1947 में सबसे ज्यादा मेन डिसीजन लिए गए थे पाकिस्तान के लिए। क्या डिसीजन लिए गए थे? उसको एक स्कीम का नाम दिया गया था, वो था मोरतबा प्लान। उस मोरतबा प्लान के अंदर उन्होंने
एक मुल्क से दूसरे मुल्क गए थे, तो उनको सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। वो क्या मुश्किलात थी कि उनका जो घर-बार, इदारा, काम, कारोबार, उनको उस हर चीज को छोड़ छाड़ के न्यू कंट्री में, न्यू नेशन में माइग्रेट करना पड़ा। और माउंटबेटन ने डिक्लेयर करा कि जो मैप्स बनाए और इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करा, वो क्या कहलाया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। एक बार चल के छोड़ दोगे अगर आपको बोलना चाहिए नहीं करेंगे देखिए ये तो ये अच्छी बात अरे सही आता है वही माशाल्लाह तालियां उसको इसको वही तालियां बजा रहे हैं सर पुलिस ने काफी एप्लीकेशन ट्राई की आपने दी तो माशाल्लाह बोला तो है, बगैर देके दिए अच्छी दिए, और इससे अच्छी क्या हो सकती थी। चले भाई, और कौन रह गया? ग्रुप नंबर कौन सा रह गया है? आपका ग्रुप 4 था ना? नहीं सर, 3 है ना, फुटबॉल समझिए। ग्रुप 3 डन करते हैं। सर याद रखिएगा हमारे ग्रुप 4 तो हो गया ना? नहीं, फातिमा हसन अनुषा का है, हो गया। अच्छा, अब ग्रुप 5, अच्छा ग्रुप 1 वाले हो गए थे ना? उरूसा, इकरा, बुशरा, ये कहाँ ये रहते हैं? कब आएंगे ये लोग? अच्छा जी, आयशा हुए, आलिया बलोच, मिशाल अमीन, कहाँ ये? आयशा हुए, मिशाल हो गए। आप आ जाए, जिसे मैं अटेंडेंस में चेक आपके पेपर पैटर्न अभी बताऊंगा। सुहैबा ईमान कदरी युसरा, सुहैबा ईमान कदरी युसरा, कहाँ है ये? हो गए तो आओ ना, कब आओगे? क्या सुनाओ ना? ग्रुप 7 तो हो गया ना? फातिमा ज़हरा ये हो गया। ग्रुप 8 आमना, मुर्रम, आयशा, नदीम, क्या नहीं किया? तो चेंज हो गया था, तो उसका भी कोई टॉपिक होगा ना? तो मतलब सभी चेंज हो गई इसमें से? कहाँ गई सारी? फातिमा ज़हरा, उन्हें आमिर, अलीशा, फैसल, तीनों कहाँ हैं? ये तो हो गई ना, इसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। आमना, मुर्रम, आयशा, नदीम, ये तीनों कहाँ हैं? आपका नाम क्या है? आमना, मुर्रम, आयशा, नदीम का है? आयशा, नदीम आयशा, नदीम का है? नहीं है। महक, मौलानी, आयशा, नदीम के बाद आप फिर कौन सा ग्रुप बनाया आपने? नीचे बनाया है ग्रुप 9 कशिश कुमारी, ये इन्होंने की है मजला, वानी और ये अलीबा, तो इन ग्रुप में भी होगी। अलीशा,
आज 15 अप्रैल है, 7 अप्रैल को दी है ना, तो आज 15 अप्रैल है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 2 दिन हो गए। अच्छा जी, चले जी, यहाँ से स्टार्ट कर लें। कश्मीर, कोई आवाज से तेज पढ़ने वाला पढ़े। चले भाई, आप रुक जाए, कश्मीर स्टार्ट करें। आवाज से, जोर से पढ़े ना भाई, आवाज से पढ़े। खामोश हो जाए, मोबाइल सब बंद करें अपना, हाथ से मोबाइल हटा दे, मोबाइल हटा दे बिल्कुल। चले, It has its boundaries with Tibet, China, Russia, and Afghanistan, which can place British great strategic position. आगे चलो, आगे चलो, चलो आगे। चले ना भाई, आते नहीं। Was about when comprised majority of Muslim residents, the Muslim were in clear majority in every province of the valley. अच्छा जी, बात चल रही थी हमारी यहाँ पर डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के क़याम में जो भी मुश्किलात आई और मसाइल सामने आए, ज़्यादा फेस जो है वो मुसलमानों को करना पड़ा पाकिस्तान बनाने में एक अलग रियासत, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि बरतानवी हुकूमत जो है वो खुसूसन हिंदुओं को सपोर्ट कर रही थी और मुसलमानों को बिल्कुल रिग्रेट कर रही थी, उनको कोई भी तवज्जो नहीं दे रही थी और यही चाहते थे ये लोग कि ये अलग रियासत कायम ना हो, किसी भी तरह से मुसलमान शुरुआत में क्या हो जाए, परेशान हो जाए। जहाँ पर दीगर चीजें डिस्प्यूट रखती थी, वहाँ पर एक बड़ा मसला रियासतों के इल्हाक का भी था। मुख्तलिफ रियासतें, जैसा जूनागढ़ रियासत थी जो कि एक बड़ी स्टेट थी, देखा जाए 300 मुरब्बा मील पर फैली हुई और कराची से करीब थी, ये एक तरह का जो है समंदरी इलाका था, उसके दरमियान में बनी हुई थी, लेकिन इसका रास्ता जो है वो कराची से ज्यादा करीब का था और इनकी दरामदाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी
कराची से ज्यादा आसान थी। जूनागढ़ के लोग खुद भी यही चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ इसका इल्हाक हो जाए और ये रियासत जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है, और इन्होंने खुद भी यही जो है इजहार भी किया इस चीज का, माउंटबेटन और ये जो बरतानवी जितनी ताकतें थी उन्होंने भी जो फैसला किया इस हवाले से कानून बनाया वो यही कानून था कि वो क्या करेंगे, बंद कर दो मोबाइल। और कैसे समझाऊं कि जहां की मेजॉरिटी डिसीजन लेगी, जो मेजॉरिटी फैसला लेगी उसके मुताबिक वो इल्हाक उस रियासत के साथ, उस रियासत का इल्हाक जो है वो पाकिस्तान के साथ होगा या हिंदुस्तान के साथ होगा, जहां के मेजॉरिटी पर्सन जो फैसला करेंगे। भाई आप इनको जाओ मोबाइल लेके बाहर जाओ, फिर काम करके आओ अच्छी तरह, आना ही नहीं क्लास में अगर आपको मोबाइल से नहीं जान छूट रही। तो ये फैसला किया गया था, कानून बनाया गया था, लेकिन उस कानून पर इम्प्लीमेंट मुसलमानों के लिए नहीं किया गया बल्कि हिंदुओं के लिए उसके मफादात में उसको इस्तेमाल किया गया। जूनागढ़ की रियासत भी वहां के लोग यही चाहते थे कि हमारा इल्हाक किसके साथ हो, पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमें कराची और समंदरी रास्ते से ज्यादा आसानी है यहां पर अपनी तिजारत करने में और हमारा स्टेट उसी से ज्यादा मजबूत भी होगा। इसी तरह रियासत एक और बड़ी कश्मीर थी जो कि देखा जाए एक जबरदस्त जो स्ट्रेटेजिक व्यू पर बनी हुई थी, जुड़ी हुई थी, जिसका सरहदें जो है वो बड़े बड़े ममालिक से जुड़ती थी, तिब्बत, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, ये सब, और इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी बहुत जबरदस्त। और इसी तरह 1971 का जो सेंसस शुमारियात हुई, मरदमशुमारी, उसके मुताबिक ये 40 लाख की आबादी पर मुश्तमिल रियासत थी और मुसलमान यहाँ पर देखा जाए मेजॉरिटी के अंदर थे। और कश्मीर को जो रियासत को चलाने वाला था वो डोगरा राज गुलाम सिंह था, गुलाब सिंह। और इस डोगरा राज उसने कैसे हासिल किया था, 75 लाख तकरीबन इन पैसों में इसने इस रियासत को खरीदा था। और ये बहुत एक अमृतसर का जो है ना मुआहिदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, जिसके मुताबिक इन्होंने इन महाराजाओं ने खरीदा था। और ये खुद क्या थे, हिंदू महाराजा थे। गुलाब सिंह एज सक्सेसर हैड एस्टैब्लिश्ड अ डेस्पोटिक regime and rule the state in an autocratic manner. Geographically, the state is a continuation of the plains of the West Pakistan into mountains. The river Indus, Jhelum, इसके जो बहुत सारे समंदरी रास्ते हैं वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा जुड़े हुए थे, समंदर के एतबार से भी और सड़क के एतबार से भी, जमीनी रास्ते के हिसाब से भी ये पाकिस्तान के साथ ज्यादा करीबी तौर पर जुड़ा हुआ था। और वहां से जो लकड़ी की दरामदात की जाती थी, यानी कि एक्सपोर्ट, वो लकड़ी भेजी जाती थी पाकिस्तान को इस तरीके से कि वो पानी में काट के पूरे तने छोड़ देते थे और वो पानी लेता हुआ आके पाकिस्तान में उसको पहुंचा देता था। बड़ा आसान, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लकड़ी यहाँ तक पहुंच जाती थी जहां तक पहुंचाना चाहते थे। तो ये एक उनका जबरदस्त बिजनेस था पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ की रियासत भी अक्सरियत मेजोरिटी मुसलमानों की थी और वो खुद भी यही चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं, हमारा इल्हाक किस स्टेट के साथ हो, रियासत पाकिस्तान के साथ हो जाए। लेकिन वहां का जो डोगरा राज था वो इनके बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन जब वहां की मेजोरिटी ने बहुत ज्यादा उन पर दबाव डाला तो उसने सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए जाहिरी तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान तो कर दिया, लेकिन वो असल में चाहता यही था कि हमारा इल्हाक इंडिया के साथ हो। लेकिन बाद में उसने जो है धोखाधड़ी की और पीछे से देखा जाए जब हालात कशीदा हो गए, मुसलमानों ने जाहिर देखा कि ये क्या करना चाह रहे हैं, रियासत अलग हिंदुस्तान के साथ जो इल्हाक करना चाहते हैं और पाकिस्तान से इल्हाक नहीं जोड़ना चाहते। तो उस बुनियाद पर फिर वहां के हालात खराब भी किए गए। इन्होंने एक पहले मतलब ये हालात खराब किस तरह हुए कि इन्होंने खुफिया तौर पर जो है हिंदुस्तान के साथ मिलकर और वहां के बहुत से जासूसों को अंदर दाखिल किया और तकरीबन एक बड़ी तादाद के अंदर जो है मुसलमानों का कत्ल आम करवाया गया ताकि इनकी मेजोरिटी खत्म हो जाए, वो माइनॉरिटी में तब्दील हो जाए, यानी ये अक्सरियत अकलियत के अंदर बदल जाए। जब ये मामला हुए तो जाहिर है फिर मुसलमान भी अपने हुकूक के लिए खड़े हो गए और उन्होंने भी फिर लड़ाई की और फिर ये हालात जो है यहाँ के कश्मीर के बहुत ज्यादा खराब हुए और ये एक तनाज़ा बन गया। फिर उसके बाद जो है हिंदुस्तान ने अपनी फौजें भी वहां पर
दाखिल की। मुसलमानों ने, पाकिस्तान ने अपनी सरहदी हुदूद की हिफाजत की खातिर फिर अपनी फौजें मजबूरन वहां उनको उतारनी पड़ी। उसमें क्लैश हुआ, एक जंग छिड़ गई और उस जंग का नतीजा यही निकला कि मुसलमान के पास चूंकि जिहाद का आला है, जो कि जबरदस्त आला है, और जिहाद की बुनियाद पर ही मुसलमान हमेशा उभरते हैं और तरक्की करते हैं। और ये जो पिछले कई सालों से हमने जिहाद को तर्क कर दिया तो मुसलमान पसपा होते चले जा रहे हैं। दुनिया की तारीख है, आप उठाकर देख लें, जिन ममालिक ने भी जंग की है वो आगे बढ़े, वो पीछे नहीं गए। आप अमेरिका को देख लें, जब से बने कोई ना कोई शरारत इसकी चली रही है। आप इसराइल को देख लें, जब से ये माइनॉरिटी में वहां आए और आप अपने आप को मेजोरिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने हमारे कितने बच्चे शहीद कर दिए, कितनी औरतें शहीद कर दी, कितने नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चे भूख से मर गए वहां, और जिनकी हड्डियां निकल रही हैं। ये ह्यूमन राइट्स है। तो हमने जिहाद को जब तर्क किया तो हम फिर क्या हो गए, दुनिया की सबसे जो है ना गिरी हुई कौम बन गए, और मुसलमान सबसे आला कौम था। ये आला कौम है सबसे। इसके बाद जिहाद की ताकत है। जिहाद का जज्बा और शौक किसको होता है? मदारिस वालों को क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह उसके रसूल के कलाम को पढ़ते हैं, तो उनको सही विजन मिल जाता है कि भाई अल्लाह उसका रसूल ये चाहता है, दुनिया वाले कुछ और चाहते हैं। हम दुनिया के वालों की बातों को पढ़ते हैं, हम अंग्रेजों की किताबें पढ़ते हैं, हमें कोई जिहाद का शौक ही नहीं आता दिल में, ना हमारा अपना रहन सहन बदल हम पाते हैं। हम अपने आप को, एक पर्दा नहीं कर पाती लड़की, उसके लिए अजाब बन जाता है। वो अपने आप को नुमाया करना, इसको आज़ादी समझती है। बहरहाल मुझे ये बातें करनी नहीं चाहिए, मैं इस्लामिक स्टडीज़ में करता हूँ, पाकिस्तानी स्टडीज़ इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन मजबूरन आ गया तो मैं कुछ बात तो करता हूँ। आज़ाद इंडिपेंडेंसी ये है कि आप आज़ादी से अपने आप को छुपा सको, ये है आज़ादी। आपको पता है शरीयत में पर्दा करने की किसको इजाजत नहीं है? जो बांदी होती है वो पर्दा नहीं कर सकती। हजरत उमर ने उसको डंडा मार के पर्दा हटवाया कि तू तो बांदी है, नौकरानी है। बांदी जो गुलामन होती है, जो जिहाद के नतीजे में जो हमें चीजें हासिल होती हैं गैर मुस्लिमों की, वो भले मुसलमान भी हो जाए लेकिन वो बेचारी बांदी रहती है। लेकिन इस्लाम ने इतने हुकूक दिए हैं तो उसकी वजह से वो खुद मुसलमान हो जाती है और फिर उसको इजाजत मिल जाती है आज़ादी की, वो अपने आप को छुपा भी सकती है फिर। वरना नौकरानी हमारे ज़माने के, हम मतलब समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसको इस बात की इजाज़त नहीं होती है कि वो अपने आप को छुपा सके। बांदी को इस्लाम ने क्या नजरिया दिया, हम किस नजरिए पे चल रहे हैं, हम इस्लाम से दूर हो गए बहुत, असल तालीम हमसे छूट गई। तो बहरहाल जिहाद जो है ये जिस मुल्क ने किया है, मुसलमान जब तक करते रहे, आप तारीख उठाएं, ये तरक्की तेजी से करता रहा। जहां इसने जिहाद छोड़ा, अभी हमारा जिहाद क्या है, हमें कहा जा रहा है भाई कम अज कम तुम जो है बायकॉट करो, इनकी चीजों को ना इस्तेमाल करो, बस कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्वालिटी पे और अपने जो है ना जायके पे आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, आप लोकल पाकिस्तानी चीजें इस्तेमाल कर लें, लेकिन बिल्कुल भी ये हराम चीजों को इस्तेमाल ना करें। अगर आप कोई इनकी बोतल कोई पी रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब खून पी रहे हैं। कोई और चीज खा रहे हैं, KFC, मैकडोनल्ड, ये सारा कुछ, तो आप समझ लें कि फिर आप हलाल प्रोडक्ट नहीं खा रहे। इसीलिए नेक्स्ट कोला है, ये पियो, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाओ। ढूंढकर उस शॉप पर, दुकान पर, उस मॉल में, उस शॉपिंग मॉल में जाओ जहां पर उन्होंने भी बाइकआउट किया और ये सारी प्रोडक्ट्स ना रखी हुई हो, और आप तलाश करें, इंशाल्लाह आपको रास्ते मिलेंगे। और मोटिवेट करें लोगों को प्यार मोहब्बत से कि भाई ये चीजें हटा दो खुदा के लिए, अब तो होश में आ जाओ। कितना कुछ हो गया, इसके बाद भी हम होश में नहीं आ रहे, तो हम पर ये हालात आ जाएंगे फिर। ये अल्लाह का कानून है, क्योंकि मुसलमान एक बॉडी है, एक जिस्म की मानिंद है। अगर एक उंगली को तकलीफ होगी, पूरे जिस्म को तकलीफ होगी, और नहीं हो रही तो ये अलमी की बात है। ये उनके लिए हम ना सोचें कि वो बड़ी परेशानी में, वो तो जन्नत में जा रहे सीधे, उनका तो इम्तिहान हो गया, वो पास हो गए, फुल CGP उनको मिल गई। हमारी नाकामी हो गई कि हम उनको बचाने के लिए या इमदाद करने के लिए हमने क्या करा, हम फंस रहे हैं। मसला मेरा आपका है,
तो बहरहाल ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। 24 घंटे में से 10 मिनट निकाल के ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़े। दूसरी चीज उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, जालिम यहूदियों को चुन चुन के हलाक फरमा। तीसरी ये दुआ भी करें, तीसरा काम कि अल्लाह इन 3-4 कामों के अलावा और कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ मेरे जिम्मे मुझसे करवा लें। चौथा काम बाइकआउट करना, फुल मुकम्मल हर चीज आप उनकी ब्रांड छोड़ दें, कुछ नहीं होगा, आप लोकल पहने, पाकिस्तानी लोकल ब्रांड यूज कर लें, अपनी चीजों को प्रोमोट करें, ना इस्तेमाल करें, ना उनका आईफोन करें, ना उनके जो है ना कपड़े इस्तेमाल करें, ना उनका लिबास पहने। ये पैंट बूशर्ट भी अंग्रेज का लिबास है, छोड़ दें इन चीजों को। आप मुसलमान के देखें, मैं भी तो जिंदगी गुजार रहा हूं ना, मैं आपके सामने हूं, मैंने पाकिस्तानी ब्रांड पहना है, पाकिस्तानी कपड़ा है, ये मैंने पाकिस्तानी दर्जी से ही सिलवाया है, ये मोबाइल पाकिस्तानी है, ये चश्मा भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ये जूते भी पाकिस्तानी ब्रांड है, ये आप भी कर सकते हैं। और मैं बाहर से खाता पीता भी नहीं हूँ, कभी मजबूरी में कुछ खाता हूँ तो वो हमारे लोकली होते। मैंने कभी ये OTP और ये बर्गर लैब OTP है क्या है, और ये पिज्जा हंट और फलाना हंट और ये कैलिफोर्निया और ये सारा जो है वो डोमिनोज, ये डोनट्स, फिर ये मैकडॉनल्ड, ये जो है आपका KFC, ये पूरा महीना हमें फ्री मिला KFC इस पूरे रमजान, लेकिन हमने भाई हमें नहीं चाहिए, फ्री आता था। फ्री आने में तो चलो उन्हीं का ही नुकसान है ना, फ्री डब्बे आ रहे, 50-60 डब्बे फ्री आ रहे, तो इसमें उन्हीं का नुकसान है। हम मना भी नहीं करते थे, ले भी लेते थे। और तो मसला क्या है कि ये चीजें मैंने नहीं खाई कभी अल्हम्दुलिल्लाह, और ना मुझे शौक है। नहीं खाए, आप उसको समझाएं कि इधर पैसा जाया नहीं करो। पैसा जब आपने एक चीज खरीद ली तो उनको फायदा हो गया, फायदा ही पहुंचाने से अपने लोगों को रोकना है, खुसूसन अपने घर से शुरू करना है, प्यार मोहब्बत से शुरू करना है, सख्ती से नहीं, प्यार मोहब्बत से आप समझाएं, खुद भी बचे, अपने आप को भी बचाएं, जरूरी है हमारे लिए इस वक्त यही जिहाद है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है भाई, बड़ी माजरत के साथ। तो बहरहाल ये कश्मीर की रियासत भी इसी तरीके से इसका मामला फंसा। ये जो आखिरी इसमें हमारे पास स्लाइड है वो देख लो, पैराग्राफ। हाँ अभी बताते हैं, रुक जाओ, टाइम बहुत है। चले भाई, ये लास्ट पैराग्राफ कौन पढ़ ले, कोई पढ़ ले स्टूडेंट, चले वहां से आप स्टार्ट करें। इट वॉज डिसाइडेड बाय द UNO, लास्ट वाले। चले ना जल्दी यार, सही है सही है। Pakistan in spite of its better military position accepted the ceasefire negotiation because she wanted the settlement of issues. भाई जब इन्होंने पीछे से डोगरा राज जो था उसने अपनी रियासत का छुपकर जो है भारत के साथ इलाक किया, उसके बाद हालात खराब हुए, फिर हालात बेकाबू हो गए, पाकिस्तान ने भी फिर अपनी फौज को उतारा और इस पर जो है फिर जो अहम इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी वहां पर पाकिस्तान ने भारत को भगा दिया और अपने मोर्चे बना लिए। जब ये सब कुछ हो गया तो अब भारत ने UNO से अपील करी और वहां पर सारी सूरत हाल उनको बताई और एक तरह की शिकायत की, और 1 जनवरी 1948 को UNO से पुरजोश उनकी अपील करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि ये मामला हमने UNO में इस तौर पे डाला था कि ये वहां की मेजोरिटी जो है फैसला करेगी,
तो उसके लिए उन्होंने एक बाउंड्री बनाई और कहा कि भाई अपनी अपनी पोजीशनें वापस ली जाएं, यानी कि भारत भी अपनी फौज निकाले वहां से और पाकिस्तान भी निकाले। लेकिन पाकिस्तान ने तो अपनी वो अहम तरीन पोजीशन छोड़ी और अपनी फौज को वापस भी ले लिया, लेकिन भारत ने ये नहीं किया, बल्कि वो वहां पर काबिज रहा। उसके नतीजे में ये सारा मामला क्या हो गया, कश्मीर का बिगड़ गया और खराब हुआ। तब से लेकर अब तक जो है ये मामला मसला कश्मीर का ये यूएनओ के अंदर फंसा हुआ है और इसको कोई भी सॉल्यूट नहीं किया गया, इसका कोई हल नहीं निकाला गया अब तक। चले भाई उनके साथ वाले लड़के लड़की हैदराबाद, इसी तरह हैदराबाद भी एक बहुत बड़ी रियासत थी, 82,000 मुरब्बा किलोमीटर पर उसकी रियासत जो है वो कायम थी। 1 करोड़ 60 लाख की आबादी थी, 260 मिलियन का इनका जो है वो सालाना आमदनी थी और इनके अपनी करेंसी, अपना डाक और सारा निजाम मैनेजमेंट का जो है इनका अपना ही था और हिंदू और गैर मुस्लिम अक्सरियत भी यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ का हुक्मरान जो था वो खातिब था और ये हिंदुओं को के निज़ाम को जो है यहाँ पर मुसलमानों पर राइज करना चाहता था, लेकिन निज़ाम को मुसलमानों दोनों में अपने लोगों में बहुत ये अगरचे मकबूल भी था और लेकिन ये उन पर मेहरबान भी बहुत ज़्यादा था और अपनी रियासत के लोगों का बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह से देखभाल भी करता था। इन्हें बरतानवी हुकूमत का वफादार और इत्तेहादी भी समझा जाता था। हैदराबाद देखा जाए तो एक खुशहाल और आबादी वाली रियासत थी, ठीक है ना। इसलिए वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने निज़ाम पर वाज़े कर दिया कि बरतानवी हुकूमत के लिए रियासत के लिए तसल्लुत के लिए राजी होना मुमकिन नहीं है। माउंटबेटन ने रियासत के जोग्राफियाई मामले वक्फों का भी हवाला दिया और उसके राय थी कि रियासत ज्यादा देर तक आज़ाद नहीं रह सकेगी, इसलिए आपको किसी ना किसी मुल्क के साथ जो है अपनी रियासत का इल्हाक करना पड़ेगा। बात समझ में आई? चले भाई आगे। अरे भाई रुक जाओ, जरा सा रह गया है। चले नेक्स्ट, बातें खत्म हो, उनको पता चले कि हम पढ़ लें तो वो पढ़ेंगी ना। उठाएं इनको जल्दी से। नहीं नहीं ये पढ़ेंगी, आगे आए जल्दी से, उठे, इतनी सुस्ती अच्छी नहीं है, जल्दी आगे आए, जल्दी से आगे जगह दो भाई इनको कहीं पे। खड़े होके पढ़ लो चलो। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब आगे अगला पैराग्राफ चलें। एक मुसलमान होने के नाते ये जो हैदराबाद का बड़ा था निज़ाम, ये पाकिस्तान से ही ख्वाहिश रखता था इल्हाक करने की, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा था। तब उसने ये फैसला किया कि चलो ठीक है, दिफाई एतबार से और दीगर चंद खारजा उमूर के एतबार से, मवासलात के एतबार से हम हिंदुस्तान से इल्हाक कर लेते हैं, लेकिन हमें असल अपनी रियासत के एतबार से इल्हाक जो है वो पाकिस्तान के साथ ही करना है। वो यही चाहता था, लेकिन हिंदुस्तानी उस पर जो है बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे थे। लिहाजा 1939 में हिंदुस्तान और हैदराबाद के दरमियान एक तात्तुल का मुआहिदा तय हो गया। निज़ाम ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक ना करने का खुफिया वादा भी उनसे किया। 24 अगस्त 1948 को हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से आयद करदा नाकाबिले कबूल शराइत को मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद ने अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में एक अपनी शिकायत भी दर्ज करा दी। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई।
चले भाई नेक्स्ट। चले आगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अरे उनको छोड़े बस, खामोश। चले जल्दी करें, जल्दी करें भाई, आगे बढ़े। बातें बंद करो भाई, क्या हो गया है? खामोश हो जाओ, आगे चले। नेक्स्ट लड़की इनके साथ वाली, इनके साथ वाली पढ़े। ये तो आपके साथ वाली ने तो पढ़ा है, आप देख नहीं रही। भाई बातें नहीं करो। भाई क्या हो गया, बातें क्यों कर रहे हो? खामोश हो जाओ ना। जय खड़ी हो आप खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। आपसे कह रहा हूँ, आप जो दोनों हंस के बातें कर रही थी, खड़ी हो जाओ। जाओ जाओ क्लास से बाहर। आप भी खड़ी हो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से खड़े हो जाओ, टाइम नहीं है इतना, जल्दी जल्दी फास्ट। 3 मिनट बाद आना क्लास में, जाओ 3 मिनट की खामोशी करके आओ बाहर। नहीं नहीं खड़े हो जल्दी से, सजा दूंगा तो किसी को एहसास होगा, वरना थोड़ी होगा। आप भी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जल्दी, आप दोनों भी खड़ी हो जल्दी। ऐसे ही मैं छाटी करूंगा ना, अब क्लास तो हो ही नहीं रही, वरना तो सब ये ऐसे ही वक्त जाया हो रहा है। जल्दी, हाँ खत्म हो गई, जाएं आप, जाएं, ठीक है खत्म हो गई, खड़ी हो जल्दी जल्दी से। और वजह यह है कि आप मेरे कहने के बावजूद भी क्लास में खामोश नहीं हो रहे। आप भी इनके साथ तीनों 3 मिनट बाद आपकी मर्जी, आना चाहे, अगर समझिए क्लास खत्म हो गई तो चले जाना। अब जो बात करेगा उसको मैं ऐसे ही निकालूंगा क्लास से, ठीक है भाई। ये एक रोल मॉडल बन गई ना तीनों, माशाल्लाह इन्होंने कुर्बानी दे दी। अच्छा बात ये हो रही है अहम वाकयात, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, मकासद की करारदाद। जब पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत बना, मैंने आपको बताया उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉस नहीं थे, उसके बाद अपने कवानीन मौजूद नहीं थे, मजबूरन उसने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसको बनाना पड़ा, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, हाथ नीचे करें, मैं अभी कंटिन्यू कर लूं इस पैराग्राफ को, फिर आप हाथ रेस करें। जी बोले। आप चली जाए ना, देखे मैं अपने हिसाब से क्लास लूंगा, आपके 15 मिनट, ये मुझे पता है आपकी क्लास है तो आप आ जाए मेरी जगह। आप जाके वहां शिकायत करेंगे टीचर जो है ना वो टाइम से पहले हमें बता ही नहीं रहे पेपर पैटर्न। अभी 15 मिनट है, वो 2 मिनट का काम है, मैं लास्ट में बता दूंगा। अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है चली जाओ, वो आपका इशू है, मेरा इशू थोड़ी है। देखें ये रेगुलर क्लास है, अगर इसमें आपको और कोई इंपॉर्टेंट काम है आप वहां नोट करवा दें कि भाई मैं क्लास नहीं ले सकते, मैं चली जाऊंगी, नोट करा के चले जाएं। वो मुझे बता देंगे भाई इस स्टूडेंट का ये इशू था। अगर मुझे हर स्टूडेंट थोड़ी थोड़ी 2-2, 3-3 मिनट बाद ये एक वहां से बुलाए, यहाँ से एक, यहाँ से मेरा अटेंडेंस, मेरा फलाना, मेरी वैन, वो मुझे उधर जाना है, आप मेरी प्रेजेंटेशन, हालांकि मैंने ली है
2-3 ऐसे थे ग्रुप जिनको जाना था, मैंने उनकी प्रेजेंटेशन ले ली, हालांकि मुझे पहले पढ़ाना था, मैंने उनको मैनेज कर लिया। अब हर एक को मैनेज करूंगा तो क्लास तो रह गई। अब ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पेपर में आना है, आप कह रहे छोड़ दो, ये मैं छोड़ दूं आपको मसला हो जाएगा मिड में, और मुझे आप पढ़ाने ही नहीं दे रहे। हालांकि पेपर पैटर्न मैंने आखिरी 2 मिनट में बता देना है, वो कोई इतना मसला है ही नहीं। आपका क्या मसला है? आप भी हाथ उठा रही थी, मोबाइल भी नहीं बंद कर रही। क्या सवाल था आपका? ऐसे तंग करोगे तो कहाँ क्लास होगी, अल्लाह के बंदो। ये तो तुम लोगों को खुद सीखने वाली चीजें यार। आप देखें 12:15 तक क्लास का टाइम है। मैं आपको बता दूं 2-3 मिनट का काम है, पेपर पैटर्न बताना क्या मुश्किल है। सेक्शन डी है ना, ये सी है, सॉरी। पेपर अभी थोड़ी देर पहले फाइनल हुआ है। पेपर में आपके पास जो है 2 घंटे का टाइम है। ट्यूसडे के दिन 22 अप्रैल को आपका पेपर है, सुबह 11:15 से 1:45 बजे तक, 11:45 to 1:45, और 25 मार्क्स का पेपर है। आपने तमाम सवालों के जवाबात देने हैं, अननेसेसरी एंड इररेलेवेंट टेक्स्ट से बचें, टू द पॉइंट बात करें। ग्रामेटिकल आंसर नहीं भी इंग्लिश में तो कोई इशू नहीं है, अगर आपने टू द पॉइंट बात की है, बात समझ आ गई तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बाकी पेपर में ये बात याद रखें कि